नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक्सपीरियंस इंस्टीट्यूट पे। मैं हूं दीपक बघेल। आप है मेरे साथ एक बेहतरीन से सेशन पे चर्चा करने के लिए। साथियों, जैसा कि आपको पता ही है कि एक्सपीरियंस इंस्टीट्यूट पे वन शॉट रिवीजन चल रहा है आपकी क्लास 12th के बोर्ड एग्जाम की तैयारी को देखते हुए। तो इसी क्रम में हमने प्राथमिक क्रियाकलाप वाला जो चैप्टर कंप्लीट किया है, मानव विकास वाला भी कंप्लीट किया है। अब हम आज पढ़ने के लिए जा रहे हैं द्वितीय क्रियाकलाप, जिसमें हम जानेंगे कि किस है द्वितीय क्रियाकलाप कहते हैं, द्वितीय क्रियाकलाप का मतलब क्या होता है और इनकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं। साथियों, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो पहले शुरुआत करते हैं चैप्टर के नाम से ही, द्वितीयक क्रियाकलाप। द्वितीयक क्रियाएं कह सकते हैं इनको। साथियों, जैसा कि हम पहले पढ़ चुके थे कि आर्थिक क्रियाएं किन्हें कहते हैं, तो आर्थिक क्रियाएं वे सभी क्रियाएं होती हैं जिनसे मनुष्य को धन की प्राप्ति होती है, यानी वे सभी कार्य जिनसे मनुष्य को आय प्राप्त होती है वे उसकी आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। अब इन्हीं आर्थिक क्रियाओं को हम तीन भागों में बांट के पढ़ रहे हैं। पहला पढ़ा था हमने प्राथमिक क्रियाकलाप, अब पढ़ रहे हैं द्वितीय क्रियाकलाप। द्वितीय क्रियाकलाप यानी कि विनिर्माण, जिसमें हम उद्योगों के बारे में पढ़ेंगे, और फिर अब हम पढ़ेंगे आगे तृतीय क्रियाकलाप के बारे में, जिसमें हम सेवाएं पढ़ेंगे, सेवाओं के प्रकार पढ़ेंगे। फिलहाल द्वितीय क्रियाकलाप पर फोकस करते हैं। देखिए जरा, द्वितीय क्रियाकलाप क्या होता है। द्वितीय क्रियाकलाप, द्वितीयक क्रियाकलाप या क्रियाएं कहें, क्रियाएं विनिर्माण से संबंधित हैं। किससे संबंधित हैं? विनिर्माण से संबंधित हैं। तो विनिर्माण से संबंधित है। विनिर्माण क्या होता है? तो पहले किसी कच्चे माल को दोबारा से विनिर्मित करके एक नई वस्तु बना देना क्या कहलाता है? विनिर्माण कहलाता है। यानी कोई कच्चे माल को उपयोग किया और उसका उपयोग करके उसको नया रूप दे दिया, और अब वो बाजार में जब बिकने के लिए जाएगा तो उसका मूल्य बढ़ जाएगा। जैसे मान लीजिए कि एक व्यक्ति ने जंगलों से कटी हुई लकड़ी मंगाई और उससे फट्टे बनाए। अब उन फट्टों से एक बढ़िया सी मेज बना करके तैयार कर दी। अब उस मेज की कीमत बाजार में काफी ऊंची मूल्य की होगी, यानी ज्यादा महंगी बिकेगी। तो विनिर्माण कार्य क्या है? जब वस्तु का रूप बदलकर उसका मूल्य बढ़ा दिया जाता है तो वह प्रक्रिया क्या कहलाती है? विनिर्माण कहलाती है। समझ में आ गया? और विनिर्माण से होता क्या है? तो विनिर्माण से वस्तु का मूल्य बढ़ता है, मूल्य बढ़ता है। इसमें मनुष्य क्या करता है? अपना श्रम लगा करके, अपना दिमाग लगा करके किसी भी वस्तु का रूप बदल करके उसका विनिर्माण करके मूल्य बढ़ा देता है, जिसे हम विनिर्माण कहते हैं। अब अगला हम जानते हैं, एक और छोटा सा टॉपिक है कि आधुनिक बड़े पैमाने पर, है ना, एक क्वेश्चन क्या आता है? आधुनिक बड़े पैमाने पर होने वाले विनिर्माण की विशेषताएं। तो बड़े पैमाने पर जो विनिर्माण कार्य होता है उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, यानी उद्योगों में कौन कौन सी विशेषताएं हैं, कौन कौन से उसके पक्ष हैं, उनके बारे में जानेंगे। यानी कि बड़े उद्योग जो होते हैं उनमें उनकी विशेषताएं क्या क्या हैं। देखिए जरा, तो पहला क्या है? कौशल विशिष्टीकरण। कौशल विशिष्टीकरण यानी कि विशिष्टीकरण, इसका मतलब क्या है कि किसी भी बड़े उद्योग में स्किल्ड लेबर का उपयोग किया जाता है, जो पहले से ही उस कार्य को बेहतर ढंग से करना जानता है। उसी व्यक्ति को उद्योग में यानी फैक्ट्री में काम पर रखा जाता है। जैसे
अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी मशीन को चला सकता है अच्छे से, तो उसे वही काम दिया जाएगा जिस काम को वो अच्छे से कर सकता है, बेहतर ढंग से कर सकता है, ताकि उत्पादन काफी अच्छे से हो सके और कार्य कुशलता में सुधार आए। ठीक है, तो बड़े बड़े इंडस्ट्री में बड़ी बड़ी जो फैक्ट्रियां होती हैं उनमें क्या होता है कि स्किल्ड लेबर को रखा जाता है, ये उनकी विशेषता बन जाती है। ठीक है, और एक व्यक्ति को एक ही प्रकार का काम दिया जाता है जिसे वह आसानी से कर सकता है। आगे और क्या होती है, दूसरी विशेषता है यंत्रीकरण। यंत्रीकरण यानी यंत्रीकरण यानी कि मशीनों का उपयोग, यंत्रों का उपयोग। तो इसमें आधुनिक यानी बड़े पैमाने पर जो उद्योग हैं उनमें आधुनिक यंत्रों का उपयोग होता है, यंत्रों का उपयोग होता है, यानी कि नई नई टेक्नोलॉजी की मशीनें लगाई जाती हैं ताकि उत्पादन अच्छी तरह से हो और बेहतर हो, जल्दी हो, शीघ्रता से उत्पादन हो। ठीक है, इसीलिए यंत्रीकरण का महत्व बड़े उद्योगों में बहुत अधिक होता है। और इसी के साथ एक और है, क्या है, यंत्रीकरण के बाद नंबर 3 प्रौद्योगिकी नवाचार ये भी होता है। जैसे मान लीजिए कि किसी फैक्ट्री में कोई पुरानी टेक्नोलॉजी की मशीन लगी थी और अब मार्केट में एक नई मशीन आई है जो कि 2 आदमियों की जगह अब वो 1 आदमी काम कर सकता है। जैसे पहले कोई मशीन थी उसमें कोई 2 या 4 आदमी लगते थे काम करने के लिए, लेकिन अब जो नई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की मशीन आई है उसमें एक ही व्यक्ति काम करे और अच्छी तरह से और ज्यादा उत्पादन करे। ठीक है, प्रदूषण भी कम हो। तो ऐसे में उस नई टेक्नोलॉजी की मशीन लगा दी जाती है, तब उसे क्या कहते हैं, प्रौद्योगिकी नवाचार कहा जाता है, यानी टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन। तो बड़े बड़े उद्योग जो होते हैं वो नई नई टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं ताकि कार्य की कुशलता को सुधारा जा सके और अपशिष्टों को कम किया जा सके, प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सके और उत्पादन को भी बेहतर किया जा सके। तो प्रौद्योगिकी नवाचार किया जाता है। इसी के साथ और एक और पढ़ते हैं, कर दो। तो एक क्या है, ये है संगठनात्मक ढांचा, यानी कोई भी बड़े पैमाने का जो उद्योग लगाया जाएगा तो उसमें एक बड़े संगठन की आवश्यकता होगी जिसमें एक जटिल प्रौद्योगिकी के साथ साथ फिर बड़ी मात्रा में लेबर का भी उपयोग किया जाएगा, बड़े मात्रा में कच्चे माल का उपयोग किया जाएगा, बड़े मात्रा में सरकार से एक अच्छे लेवल की बॉन्डिंग बनानी पड़ेगी, परमिट लेना पड़ता है, लाइसेंस भी लेना पड़ता है। ठीक है, सरकार के द्वारा अपना रजिस्टर यानी नामांकन भी कराना पड़ता है कि हम ये इंडस्ट्री लगा रहे हैं। तो इस प्रकार से एक बड़े संगठनात्मक ढांचे की आवश्यकता होती है। और ये संगठनात्मक ढांचा कैसे काम उत्पादन करता है, तो उत्पादन करने के लिए एक बड़ा फार्म लगाएगा, बड़ा इंडस्ट्री लगाएगा और वहां तक एक बढ़िया रोड से कनेक्टिविटी और रेलवे से कनेक्टिविटी बेहतर सुनिश्चित की जाए ताकि उसका जो उत्पादन हो वो मार्केट तक आसानी से और जल्दी पहुंच जाए। तो इस प्रकार से एक बेहतर संगठनात्मक ढांचे की भी आवश्यकता होती है। तो अब हम इसे मिटाते हैं और आगे पढ़ते हैं। तो अब अगला टॉपिक है भौगोलिक वितरण, यानी उद्योगों का अनियमित वितरण। कैसा, उद्योगों का अनियमित भौगोलिक वितरण। यानी कि ये क्वेश्चन क्या है, तो इसमें ये पूछा जाता है कि किस प्रकार से बड़े पैमाने के उद्योग अनियमित रूप से फैले हुए हैं।
यानी कि पूरे विश्व में जब हम उद्योगों को देखते हैं तो ये कुछ ही देश हमें नाम याद आते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन में। जैसे ब्रिटेन का नाम याद आएगा, अमेरिका का नाम सबसे पहले याद आएगा, जापान का नाम याद आएगा, है ना, दक्षिण कोरिया का याद आएगा, चाइना का याद आएगा। ठीक है, तो ऐसे हमें नाम तुरंत याद आ जाते हैं कि उद्योग बड़े पैमाने के कहां पर हैं, तो यूरोप में है, अमेरिका में है, और जापान में है, चाइना में है, कुछ इंडिया में भी है। तो इस प्रकार से हमें तुरंत नाम, उनके विदेशी नाम याद जल्दी आने लगते हैं, और वो भी कुछ गिने चुने देशों के। बाकी के नाम याद क्यों नहीं आते? अफ्रीका का एक भी देश याद क्यों नहीं आता है? ठीक है ना। इसी के साथ साथ हमें और भी एशिया के, चाइना और इंडिया को छोड़ करके और भी दूसरे देशों के नाम याद नहीं आते इतनी आसानी से। क्यों नहीं आते हैं? क्योंकि हमें पहले से ही पता है कि उद्योगों का जो वितरण है वो इन्हीं बड़े देशों में है, जो कि पूरे विश्व के 90% उद्योग अपने यहाँ रखते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि विश्व के 90% यानी 90% उद्योग मात्र 10% भौगोलिक क्षेत्र पर फैले हैं। क्षेत्र पर फैले हैं। अब वो भी कौन से देश में? तो ज्यादातर देश जैसे अमेरिका में, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका, और यूरोप के कई देशों में फैले हुए हैं, यूरोपीय देशों में, और चीन में, भारत में, दक्षिण कोरिया में, है ना, और इसी के साथ जापान में। तो ये नाम हमें याद आते हैं। कुछ और है छोटे मोटे, लेकिन मूल रूप से इन्हीं देशों का नाम याद आता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि उद्योगों का असमान वितरण है। क्यों? क्योंकि इन देशों के अलावा जो देश बच गए, जैसे अफ्रीकी देश बच गए, ठीक है, दक्षिण अमेरिकी देश बच गए, तो इन देशों में क्या सभी के सभी अभी विकासशील हैं। और दूसरी बात ये क्या है कि पहले दूसरे देशों के, यानी इन देशों के उपनिवेश रहे हैं। जैसे कुछ यूरोपीय देशों के ज्यादातर कह रहे हैं उपनिवेश, यानी गुलाम रहे हैं। तो वो आजाद होने के बाद अपना विकास करने लगे, और अभी वहां पर टेक्नोलॉजी का अभाव है, और बड़े बड़े उद्योग वहां भी स्थापित नहीं हुए, यानी होने में अभी टाइम है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। चलिए, तो अब पढ़ते हैं स्वच्छंद उद्योग के बारे में। ये स्वच्छंद उद्योग क्या होता है? स्वच्छंद उद्योग तो वे उद्योग जो किसी भी प्रकार के कच्चे माल पर निर्भर ना हो, यानी कि दूसरे उद्योगों पर ज्यादा निर्भर ना हो। यानी ये वे उद्योग होते हैं जिनके लिए जो ये असेंबलिंग का कार्य कर रहे हैं, जो ये कोई वस्तु का क्या कर रहे हैं, असेंबलिंग कर रहे हैं। जैसे कार की असेंबलिंग हो गई, कंप्यूटर की असेंबलिंग हो गई। तो ये जो असेंबलिंग का काम करते हैं, तो इन्हें जो भी पुर्जे चाहिए होते हैं वो तुरंत तत्काल मार्केट से मिल जाते हैं। तो इसीलिए इन्हें स्वच्छंद उद्योग कहते हैं। यानी ये किसी भी प्रकार का कच्चा माल उपयोग करने वाले उद्योग नहीं है। ठीक है, तो ये पुर्जों पर निर्भर होते हैं। किस पे? पुर्जों पर निर्भर होते हैं, जो कि कहीं से भी, जो कि बाजार में आसानी से मिल जाते हैं, इसीलिए ये स्वच्छंद उद्योग कहलाते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे पढ़ते हैं। चलिए, तो अब हम पढ़ रहे हैं विनिर्माण उद्योगों का वर्गीकरण। तो उद्योगों का वर्गीकरण किन किन आधार पर किया जा सकता है, यानी बड़े पैमाने के, छोटे पैमाने के जो भी उद्योग हैं, तो हम सभी उद्योगों का क्या करेंगे, हम वर्गीकरण यानी विभिन्न भागों में बांट के पढ़ेंगे। अब बांटने के तरीके क्या हैं, तो हम अपन क्या है इस तरीके से समझ सकते हैं कुछ, जैसे कि मान लीजिए कि उद्योगों का हमने वर्गीकरण एक तो कर दिया उनकी कोई आकार के आधार पर कि कितना बड़ा है, कितना छोटा है ना, या और दूसरा कर दिया हमने कच्चे माल के आधार पे कि कोई उद्योग कौन सा कच्चा माल उपयोग करता है। ठीक है, जैसे कोई चमड़ा करता है, ठीक है ना, कोई
कृषि के उत्पाद का उपयोग करता है कच्चे माल के रूप में, रसायनों का करता है, तो इन्हीं के आधार पर। ऐसे ही हम क्या पढ़ेंगे फिर, उत्पाद के आधार पर, यानी कौन सा उद्योग डायरेक्टली उपभोक्ताओं के लिए बनाता है ना, कोई दूसरे उद्योगों के लिए बनाता है वस्तुओं को, तो उसके आधार पर पढ़ेंगे। और इसी के साथ साथ पढ़ेंगे स्वामित्व के आधार पर, यानी कौन किसका मालिक, उसके आधार पर, यानी कौन से उद्योगों का मालिक कौन होता है उसके आधार पर भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला क्या पढ़ेंगे, पहला पढ़ते हैं आकार के आधार पर। तो आकार के आधार पर उद्योग 3 प्रकार के हैं। पहला उद्योग है कुटीर उद्योग, यानी जो कि विनिर्माण की, यानी उद्योगों की सबसे छोटी इकाई कुटीर उद्योग कहलाती है। ठीक है ना, कुटीर उद्योग क्या होते हैं, तो विनिर्माण की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटा उद्योग कुटीर उद्योग कहलाता है। ठीक है, ऐसे ही नंबर 2 पे क्या आएगा, लघु उद्योग, यानी लघु उद्योग कह सकते हैं इनको, जो कि थोड़े कुटीर उद्योग से बड़े होते हैं और कुछ उपकरणों का भी उपयोग करते हैं, कुछ मशीनों का उपयोग करते हैं, तो वो लघु उद्योग कहलाते हैं। इसी के बाद बड़े पैमाने के उद्योग। तो बड़े पैमाने के उद्योग कौन से, जिन्हें बड़ी मात्रा में कच्चे माल की आवश्यकता पड़ती है, बड़ी मात्रा में लेबर की आवश्यकता पड़ती है और बड़ी मात्रा में ये उत्पादन करते हैं। ठीक है, तो बड़े पैमाने के उद्योग हो गए। ठीक है, उद्योग। और अब आगे पढ़ते हैं कच्चे माल के आधार पर उद्योग। तो वे उद्योग जो विभिन्न प्रकार के कच्चे माल का उपयोग करते हैं, तो उनका वर्गीकरण देखिए क्या है। तो पहला कृषि आधारित उद्योग, तो वे उद्योग जो विभिन्न प्रकार के कृषि उत्पादों का उपयोग करते हैं कच्चे माल के रूप में, तो वो क्या कहलाते हैं, कृषि आधारित उद्योग कहलाते हैं। जैसे एक ब्रेड बनाने वाली कंपनी ले लीजिए, जैसे कि ब्रिटानिया है ब्रेड बनाने वाली कंपनी। अब ब्रिटानिया क्या करती है, तो ब्रेड बनाने के लिए पहले किसी दूसरी इंडस्ट्री से, या हो सकता है कि किसी दूसरी जगह से क्या करेगी, वो पहले आटा खरीदेगी। अब आटा भी गेहूं से बनता है, तो पहले आटा क्या, गेहूं क्या जाएगा, आटा बनने के लिए किसी चक्की पे जाएगा। अब वो चक्की क्या करेगी, उसे पीस के गेहूं को आटा बनाएगी और फिर वो ब्रिटानिया की कंपनी में गेहूं की बोरियां जाएंगी, आटे की बोरियां जाएंगी बन करके। अब वो आटे से क्या बनाएगा, फिर ब्रेड बनाएगा। समझ में आ गया, यानी कि आटे का स्रोत क्या है, कृषि है। समझ में आ गया ना, तो आटे का स्रोत अगर कृषि है तो फिर कृषि आधारित उद्योग कहलाएगा। समझ में आ गया। इसी प्रकार से रसायन आधारित उद्योग, तो वे उद्योग जो विभिन्न प्रकार के रसायनों का उपयोग करते हैं, तो वो रसायन आधारित उद्योग कहलाते हैं। जैसे कुछ उद्योगों में, जैसे एक आता है पेट्रो रसायन उद्योग। पेट्रो रसायन उद्योगों में क्या होता है, विभिन्न प्रकार के केमिकलों का उपयोग होता है और उसमें फिर विभिन्न प्रकार के कई सारे ब्यूटी प्रोडक्ट भी बनाए जाते हैं। ठीक है ना, वैसलीन बनाया जाता है, ग्रीस बनाया जाता है, तो ये सभी अलग अलग प्रकार के प्रोडक्ट बनाते हैं, तो वो रसायन आधारित उद्योग कहलाते हैं। अब खनिज आधारित उद्योग, तो वे सभी उद्योग जो खनिजों का उपयोग करते हैं कच्चे माल के रूप में। ठीक है, तो जैसे अब कच्चा माल खनिज कैसा होता है, तो 2 प्रकार का खनिज होता है। तो पहला धात्विक खनिज होता है, दूसरा अधात्विक खनिज होता है। धात्विक खनिज कौन से, जिनमें धातु का अंश पाया जाता है। ठीक है, तो धात्विक खनिज भी और 2 प्रकार के हैं, एक लोह धात्विक खनिज, दूसरा अलोह धात्विक खनिज। ऐसे ही अधात्विक खनिज, अधात्विक खनिज भी 2 प्रकार के हैं। एक वे खनिज जो कार्बनिक प्रकृति के होते हैं, है ना, जैसे कि कोई कोयला हो गया, ठीक है, पेट्रोलियम हो गया, तो ये अधात्विक खनिज का कौन सा प्रकार है, कार्बनिक। दूसरा ये कार्बनिक। ठीक है, तो पढ़ लिख देता हूं मैं यहाँ पे, अधात्विक खनिज 2 प्रकार का, धात्विक खनिज भी 2 प्रकार का। ठीक है, यही लिख देता हूं। तो धात्विक खनिज कौन से हैं, तो लोह धात्विक खनिज और अलोह धात्विक खनिज। ठीक है, अलोह धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज एक कार्बनिक प्रकृति के होते हैं और दूसरे अकार्बनिक प्रकृति के होते हैं। अकार्बनिक प्रकृति के होते हैं। ठीक है, तो 2 प्रकार के ये भी हो गए। अब अकार्बनिक देखिए जरा, लोह धात्विक खनिज क्या होते हैं,
तो लौह धात्विक खनिज जिसमें लौह अंश पाया जाता है, जैसे कि जिंक, लौह इस्पात, ये सभी, ठीक है। अलोह जैसे कॉपर, ठीक है ना, ये सभी क्या है, एल्यूमिनियम, अलौह धात्विक खनिज है। अब अधात्विक खनिजों में, अधात्विक खनिज वे खनिज होते हैं जिनमें धातुओं का अंश नहीं पाया जाता, ठीक है। तो एक अकार्बनिक प्रकृति का होता है जिसमें जलाया जा सकता है, जिसे हम जला सकते हैं, ठीक है ना, तो वो कार्बनिक प्रकृति का अधात्विक खनिज होता है। तो कार्बनिक प्रकृति का अधात्विक खनिजों का उदाहरण क्या है, तो पेट्रोल, डीजल, कोयला, ये सभी, ठीक है। तो अकार्बनिक प्रकृति का क्या है, तो जैसे चूना पत्थर, ग्रेनाइट, ये सभी, ठीक है। अब वन आधारित उद्योग की बात करते हैं। तो कुछ वे उद्योग होते हैं जो वनों से प्राप्त कच्चे माल पर निर्भर होते हैं, वन आधारित उद्योग कहलाते हैं। अब ये वन आधारित उद्योग जैसे फर्नीचर उद्योग हो गया, तो वो वन आधारित उद्योग है जो कि जंगलों से प्राप्त यानी वनों से प्राप्त कच्चे माल का उपयोग कर रहा है, ठीक है। इसी प्रकार से पशु आधारित उद्योग, वे उद्योग जो पशुओं को कच्चे माल के रूप में उपयोग करते हैं, पशु आधारित उद्योग कहलाते हैं। जैसे चमड़ा उद्योग हो गया, ठीक है, हाथी दांत उद्योग हो गया, जो हाथी के दांतों का उपयोग करते हैं विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को बनाने के लिए। एक सींग गेंडे का उपयोग करते हैं, जो एक सींग वाला गेंडा होता है ना, उसके सींग का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये कच्चे माल के आधार पर उद्योग कहलाते हैं। अब आगे बात करते हैं उत्पाद के आधार पर। उत्पाद के आधार पर उद्योगों को दो भागों में बांटा जा सकता है। एक मूलभूत उद्योग यानी आधारभूत उद्योग कहलाते हैं, दूसरा उपभोक्ता उद्योग। अब ये आधारभूत उद्योग क्या होते हैं, अपन इनको ऐसे समझते हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई एक उद्योग है, अब उस उद्योग ने क्या किया, दो प्रकार की मशीनें बनाई। एक मशीन बनाई जिसे एक उपभोक्ता उपयोग कर सकता है, और एक मशीन ऐसी बनाई जिसे दूसरा उद्योग उपयोग कर सकता है। मान लीजिए कि लौह इस्पात उद्योग है, और लौह इस्पात उद्योग ने ऐसी मशीनें बनाई। चलिए, तो इसमें क्या है, इसमें वे उद्योग जो जैसे समझ लेते हैं कि कुछ ऐसे उद्योग जो दूसरे उद्योगों के लिए वस्तुएं बनाते हैं, वे आधारभूत उद्योग कहलाते हैं। मान लीजिए एक क्या है कि लौह इस्पात उद्योग है, ठीक है। अब लौह इस्पात उद्योग क्या करेगा, वो कच्चे माल जैसे लौह अयस्क लेकर आया, लौह अयस्क को ला करके उसे पिघलाया, मैग्नीज मिलाया, मैग्नीज मिला करके फिर क्या किया, अब मैग्नीज मिला करके उससे इस्पात बना लिया, इस्पात बना करके कोई मशीन बनाई। अब वो ऐसी मशीन बना करके उसने तैयार करी जिसका उपयोग दूसरे उद्योग में किया जाएगा। जैसे अभी आपने क्या पढ़ा था कि ब्रिटेन में कृषि आधारित उद्योग में क्या पढ़ा था कि एक ब्रिटानिया की कंपनी है, ब्रिटानिया की कंपनी ब्रेड बना रही है। अब वो ब्रिटानिया की कंपनी कई सारी मशीनों का उपयोग करती है। अब वो मशीन का उपयोग हम घर में तो नहीं कर सकते कि ले आए घर में एक मशीन लगा ली, ठीक है ना, तो वो फैक्ट्री में ही लगती है, समझ में आ गया, किसी उद्योग में लगती हैं। तो वे उद्योग जो दूसरे उद्योगों के लिए मशीनें बनाते हैं, या कहें कि उन्हें उत्पादन का एक आधार प्रदान करते हैं, समझ में आ गया ना, उत्पादन का एक बेस तैयार कर देते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, आधारभूत उद्योग कहलाते हैं, यानी मूलभूत उद्योग कहलाते हैं। समझ में आ गया, यानी वे उद्योग जो दूसरे उद्योग की मूलभूत इकाई का उत्पादन कर रहे हैं, इसीलिए वो मूलभूत उद्योग कहलाए। समझ में आ गया। अब आगे, तो वे उद्योग जो दूसरे उद्योग के लिए वस्तु बना रहे थे वो क्या थे, आधारभूत थे। और इसमें एक उदाहरण लिख देते हैं, जैसे लौह इस्पात उद्योग, लौह इस्पात उद्योग, ठीक है। अब बात करें कि उपभोक्ता उद्योग की, तो वे उद्योग जो किसी उपभोक्ता के उपयोग करने के लिए वस्तुओं का निर्माण करते हैं, तो वो उपभोक्ता उद्योग कहलाते हैं। जैसे कई सारी वस्तुओं का हम डायरेक्टली क्या करते हैं, उपयोग कर लेते हैं, जैसे कपड़ों का हो गया, ठीक है ना, तो ये मार्कर का हो गया, तो ये सभी क्या है, उपभोक्ता उद्योगों के द्वारा तैयार की गई वस्तुएं हैं। समझ में आ गया। जैसे कि हम बिस्किट खाते हैं, नमकीन खाते हैं, तो ये सारी चीजें क्या है, उपभोक्ता उद्योग द्वारा तैयार की गई वस्तुएं हैं। समझ में आ गया। तो वे उद्योग जो किसी उपभोक्ता को ध्यान में रख करके वस्तुओं का निर्माण करते हैं, तो वे उपभोक्ता उद्योग कहलाते हैं। जैसे बिस्कुट उद्योग, ठीक है, बिस्कुट तथा नमकीन उद्योग, ठीक है। आगे बढ़े। अब देखिए स्वामित्व के आधार पर, देखिए स्वामित्व मतलब मालिकाना हक।
तो मालिकाना हक कैसा हो सकता है? तो 3 तरह का हो सकता है किसी भी उद्योग पर। एक जो कि सार्वजनिक हो, सरकारी हो, दूसरा निजी यानी किसी एक व्यक्ति का उस पर स्वामित्व हो, या फिर मिश्रित उद्योग। तो वे उद्योग जिन पर पूरी तरीके से सरकार का नियंत्रण होता है तो वो सरकारी उद्योग कहलाता है, यानी सार्वजनिक उद्योग कहलाता है। इनका प्रबंधन, मैनेजमेंट से लेकर के सभी कार्य, सभी निर्णय सरकार के द्वारा लिए जाते हैं। अब निजी उद्योग क्या होता है? तो निजी उद्योग वे उद्योग होते हैं जिनका प्रबंधन और इनको एक प्रकार से स्थापना से लेकर के सभी निर्णय एक निजी व्यक्ति यानी उनके मालिकों के द्वारा लिए जाते हैं। ठीक है, और ये सामूहिक रूप के भी निजी उद्योग हो सकते हैं। ठीक है, अब मिश्रित उद्योग की बात करें तो मिश्रित उद्योग वे उद्योग होते हैं जिन पर नियंत्रण, जिन पर प्रबंधन का कार्य और सभी निर्णय लेने का अधिकार का कार्य सरकार और निजी व्यक्तियों दोनों का होता है, तो वो मिश्रित उद्योग कहलाते हैं। और मिश्रित उद्योग को संयुक्त उद्योग भी कहा जाता है। इनके कई सारे उदाहरण हो सकते हैं, जैसे कि भारत अब धीरे धीरे कई सारे उद्योगों का अब विनिवेश करके उनमें कुछ हद तक पार्टिसिपेशन को बढ़ावा दे रही है, यानी निजी क्षेत्र को बढ़ावा दे रही है, तो वो मिश्रित उद्योग कहलाते हैं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं अब जरा। चलिए साथियों, अब हम पढ़ रहे हैं उत्पादन की प्रक्रिया के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण। देखिए, उत्पादन की प्रक्रिया मतलब उत्पादन करने के लिए टेक्नोलॉजी उपयोग की जाती है, जो टेक्निक अपनाई जाती है उसके आधार पर। तो देखिए, एक होते हैं उच्च प्रौद्योगिकी वाले उद्योग, उच्च प्रौद्योगिकी वाले उद्योग, और दूसरे एक और होते हैं जिनका नाम क्या है? परंपरागत तकनीक वाले उद्योग। तो 2 प्रकार के उद्योग हैं। ठीक है, एक उच्च प्रौद्योगिकी वाले हैं और दूसरे परंपरागत प्रौद्योगिकी वाले हैं। ठीक है, अब उच्च प्रौद्योगिकी वाले उद्योग कहां पर पाए जाते हैं? तो ये ज्यादातर पाए जाते हैं विकासशील देशों में। कहां पर? विकासशील देशों में विकसित हैं, ये वहां पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे भारत में, चीन में, और कहां पर पाए जाते हैं? और इसी के साथ साथ जापान में भी पाए जाते हैं और भी कई देशों में पाए जाते हैं। तो भारत, चीन। ठीक है, और इसी के साथ साथ अब देखें तो परंपरागत तकनीक वाले उद्योग कहां पाए जाते हैं? तो परंपरागत तकनीक वाले उद्योग तो भारत, चीन और भी कई सारे जो विकासशील देश है उनमें भी क्या पाए जाते हैं? उच्च प्रौद्योगिकी तकनीक वाले उद्योग पाए जाते हैं। ठीक है, और परंपरागत तकनीक वाले कौन से पाए जाते हैं? यानी जो परंपरा के रूप में पुरानी तकनीक के जो उद्योग हैं वो विकसित देशों में पाए जाते हैं। कहां पाए जाते हैं? विकसित देशों में, विकसित देशों में। अब आप कहोगे कि भैया परंपरागत तकनीक यानी कि पुरानी तकनीक के उद्योग विकसित देशों में क्यों हैं और उच्च प्रौद्योगिकी के उद्योग ये विकासशील देशों में क्यों हैं? तो इसके पीछे रीजन क्या है? अपन कुछ ऐसे समझते हैं, जैसे कि ये जो विकसित देश हैं इन्होंने क्या किया? अपने यहाँ सबसे पहले औद्योगिकीकरण किया था। जब इन्होंने अपने यहाँ सबसे पहले औद्योगिकीकरण किया तो औद्योगिकीकरण करने के कारण इनकी जो पुरानी टेक्नोलॉजी है, जो पुराने उद्योग लगाए गए थे, वो आज भी वही विकसित हैं। ठीक है, तो अब वो उन उद्योगों को एक साथ उठा करके उनकी पूरी टेक्नोलॉजी, पूरा मशीनीकरण उठा करके कहीं और स्थानांतरित करना इतना संभव भी नहीं है, इतना आसान भी नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए वो पुरानी तकनीक के उद्योग आज भी वहां पर उन्हें चलवाने पड़ रहे हैं मजबूरी में। ठीक है, और इसका एक कारण और है, क्योंकि इन्हें अपने देश में रोजगार देने के लिए वो उद्योग चलाने पड़ रहे हैं। ठीक है, जनसंख्या को। लेकिन नई टेक्नोलॉजी के उद्योग, जो उच्च प्रौद्योगिकी वाले उद्योग है, जो ये विकासशील देशों में स्थित हैं, तो इसके पीछे का रीजन क्या है? तो इसके पीछे का रीजन है कि ये जो उच्च प्रौद्योगिकी वाले उद्योग हैं तो इनको भी स्थापित विकसित देशों ने ही किया है। लेकिन स्थापित कहां किया है? तो स्थापित किया है उच्च प्रौद्योगिकी वाले उद्योगों को विकासशील देशों में। क्यों? क्योंकि इन्होंने यहाँ पे सस्ता लेबर देखा, कच्चा माल देखा। ठीक है, और इसी के साथ साथ अब इन्होंने इन्वेस्टमेंट के लिए अपना बाजार देख लिया। तो जब ये सारी चीजें देख करके इन्होंने यहाँ पे उच्च प्रौद्योगिकी के उद्योग लगाए। अब उच्च प्रौद्योगिकी के लगाने का कारण क्या है? कि इनका उद्देश्य ये नहीं है कि तुम्हारा विकास ज्यादा हो, इनका उद्देश्य है ज्यादा से ज्यादा लाभ तुमसे कमाया जा सके। ठीक है, तो इसीलिए उच्च प्रौद्योगिकी के उद्योग भारत जैसे देशों में ये स्थापित करके गए। ठीक है ना, तो समझ में आ रहा होगा, उम्मीद करते हैं। आगे पढ़ते हैं थोड़ा।
चलिए, तो अब हम पढ़ रहे हैं परंपरागत बड़े पैमाने के उद्योग, यानी इनके औद्योगिक प्रदेश के बारे में। ठीक है, तो औद्योगिक प्रदेश यानी कि इनको हम क्या कहते हैं, एक नाम से और जाना जाता है, धुएं की चिमनी वाले उद्योग। क्या नाम से जाना जाता है? धुएं की चिमनी वाले उद्योग। ठीक है, धुएं की चिमनी वाले उद्योग। तो ये वे उद्योग होते हैं जो बड़ी मात्रा में लोगों को रोजगार भी प्रदान करते हैं और बड़ी मात्रा में कच्चे माल का भी उपयोग करते हैं और बड़ी मात्रा में प्रदूषण भी फैलाते हैं। ठीक है ना, यानी ये प्रदूषण फैलाने वाले औद्योगिक क्षेत्र होते हैं जहां पर बड़ी मात्रा में लोग दूसरे क्षेत्रों को छोड़ करके आकर बस जाते हैं और गंदी बस्तियों का निर्माण करते हैं, और जिससे होता क्या है, नगरीय संकुलन बढ़ जाता है। ठीक है, तो धुएं की चिमनी वाले उद्योग किन्हें कहा जाता है? तो वे बड़े पैमाने के उद्योग जिनके कारण बड़ी मात्रा में प्रदूषण होता है, वे धुएं की चिमनी वाले उद्योग कहलाते हैं, क्योंकि इनमें जो उत्पादन होता है उसके प्रक्रिया के दौरान उत्पादन करते समय बड़ी मात्रा में धुआं निकलता है, इसीलिए इन्हें धुएं की चिमनी वाले उद्योग कहा गया है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो धुएं की चिमनी वाले उद्योगों की विशेषताएं क्या है, इनकी प्रदेशों की क्या विशेषताएं हैं? तो पहली विशेषता यह है कि यहाँ पे गंदी बस्तियों का निर्माण हो जाता है। गंदी बस्तियों का निर्माण, पहली पहचान ये है। ठीक है ना, यानी यहाँ पे नगर जो होते हैं वो गंदे बस जाते हैं, क्योंकि यूपी से, एमपी से, दूसरे क्षेत्रों से आकर के जो दिल्ली के किनारे बस गए हैं, वो क्या है, गंदी बस्तियों का निर्माण हो गया उन्हीं के कारण। ठीक है ना, और इसी के साथ साथ घरों का निर्माण घटिया प्रकार का होता है, घटिया प्रकार का होता है। ठीक है, और यहां पर होता क्या है, इसके कारण और भी कई सारी समस्याएं उत्पन्न होती हैं, जैसे बीमारियां उत्पन्न होती हैं, महामारियां उत्पन्न होती हैं। ठीक है, बीमारियां उत्पन्न होती हैं। हालांकि यहां लोगों को रोजगार मिलता है, लेकिन बीमारियां भी तो उत्पन्न होता है, लेकिन धीरे धीरे अब क्या है, इनका महत्व घटता जा रहा है। क्यों? क्योंकि महत्व क्यों घट रहा है? क्योंकि प्रदूषण फैलाते हैं, अब लोग इनका उपयोग कम करने लग गए, इन वस्तुओं का जो ये बनाते हैं। ठीक है ना, तो धीरे धीरे इनका भी क्या घट रहा है, आकार घटता चला जा रहा है। तो इस प्रकार से हम क्या कह सकते हैं कि परंपरागत बड़े पैमाने के जो औद्योगिक प्रदेश हैं, अब धीरे धीरे इनका भी महत्व घटता चला जा रहा है। इसके पीछे समस्या क्या है? प्रदूषण सबसे बड़ी समस्या बन करके आता है। ठीक है ना, क्योंकि प्रदूषण के कारण बड़ी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे कई सारे अपराध होते हैं। ठीक है ना, जघन्य अपराध देखे गए कई जगह तो। ठीक है ना, तो इसी कारण से ये औद्योगिक प्रदेश अब धीरे धीरे क्या होते जा रहे हैं, सिकुड़ते चले जा रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज समझ में आया। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा। ठीक है, रूहर कोयला क्षेत्र के बारे में, जो कि जर्मनी का है। तो जर्मनी का रूहर कोयला क्षेत्र, देखिए जरा साथियों, जर्मनी का रूहर कोयला क्षेत्र कौन सा है? तो जर्मनी में एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर कोयले का उत्पादन होता था और वहां पर लोहे का भी उत्पादन होता था। तो जर्मनी को लोहा और कोयला दोनों को मिलने के कारण क्या था, जर्मनी को इसका लाभ मिला। जर्मनी ने लोहे अयस्क को प्राप्त करके, कोयले को जला करके, लोह अयस्क को पिघला करके इस्पात बनाना शुरू कर दिया, और उस इस्पात को बना करके उसने पूरे यूरोप में सप्लाई किया, यानी सप्लाई को बाजार को बेचने लगा। ठीक है, बाजार में जब उसने लौह इस्पात उद्योगों को बेचा तो उससे उसकी बड़ी इनकम हुई। तो जर्मनी ने क्या किया, उस क्षेत्र से बड़ी मात्रा में लौह इस्पात उद्योग का निर्माण किया और लौह इस्पात को उसने फिर पूरे यूरोप को बेचा। यानी कि यूरोप में जर्मनी क्या बन गया था, तो जर्मनी यूरोप का एक बड़ा सप्लायर बन गया था लौह इस्पात को बेचने का। ठीक है ना, लोहे के द्वारा जो लोहे की मशीनें बनती थी, है ना, लोहे का जो निर्माण होता था, तो उसका एक बड़ा सप्लायर बन के निकला था, जो कि उसकी अर्थव्यवस्था का आधार बन गया था।
और इससे जर्मनी ने बड़ी मात्रा में मुनाफा कमाया, बहुत पैसा कमाया था। परंतु समय के साथ साथ जब उसने उस कोयले का, उस लोहे का बड़ी मात्रा में उपयोग कर लिया तो एक समय ऐसा आया कि लोहा अयस्क निकलना कम हो गया, यानी अब लोहा अयस्क निकाल नहीं पाता था। तो जर्मनी यहाँ रुका नहीं, जर्मनी ने क्या किया, विदेशों से लोहे अयस्क को आयात किया और वहां पर इस्पात बनाया और उसने फिर क्या किया, उसको बेचना जारी रखा। ठीक है, लेकिन इसी बीच में जर्मनी का दुर्भाग्य रहा कि वहां पर अब कोयले के कारण, जो कोयला उसने बड़ी मात्रा में निकाला था, तो उसकी वजह से बड़ी मात्रा में यूरोप में पारिस्थितिक असंतुलन फैलने लगा। ठीक है ना, और कोयले का ज्यादा उपयोग कर लिया तो जर्मनी में प्रदूषण भी होने लगा। तो इस कारण से जर्मनी को उस कोयले क्षेत्र को, इस रूवर कोयला क्षेत्र को क्या करना पड़ा, बंद करना पड़ा, यानी इसकी डिमांड भी कम होने लग गई थी। ठीक है ना, कोयले की डिमांड कम होने लग गई थी, तो जिसके कारण से हुआ क्या कि अब ये क्षेत्र धीरे धीरे सिकुड़ने लगा। एक टाइम ऐसा था कि जर्मनी अपने लौह इस्पात उद्योगों, अपने लौह इस्पात का 80% उत्पादन रूवर कोयला क्षेत्र से किया करता था, लेकिन अब धीरे धीरे वो आकार सिकुड़ने लगा और सिकुड़ते सिकुड़ते अब इसे बंद करना पड़ गया। लेकिन जर्मनी ने क्या किया कि अब इस औद्योगिक क्षेत्र को तो बंद कर दिया, लेकिन इसी का फिर से क्या किया, विनिर्माण करा, यानी कि दोबारा से इस को विकसित करना शुरू किया। कैसे किया, तो एक क्वेश्चन आता है, रूवर कोयला क्षेत्र में, कोयला क्षेत्र में आए नए बदलाव, ये पूछा जाता है, क्या बदलाव आए वहां पर। तो उसमें सबसे पहला बदलाव क्या आया कि अब वहां पर बड़ी मात्रा में विश्वविद्यालय स्थापित कर दिए गए हैं। क्या स्थापित कर दिए गए हैं, बच्चों के पढ़ने के लिए विश्वविद्यालयों की स्थापना हो गई है, विश्वविद्यालय स्थापित कर दिए गए हैं। और इसी के साथ साथ एक काम और किया गया है कि वहां पर जैसे मैन्युफैक्चरिंग का काम शुरू हो गया, जैसे जर्मनी में ओपेल कार बनाई जाती है ना, तो उसके कारखाने लगा दिए गए हैं, ओपेल कार के कारखाने विकसित कर दिए गए हैं। ठीक है, इसी के साथ साथ जर्मनी के इस रोहेर कोयले क्षेत्र की अब पूरी तरीके से क्या बदल गई है, दशा पूरी बदल गई है। अब एक नया विकसित क्षेत्र बन चुका है। यह इस प्रकार से वहां पर रोहेर कोयला क्षेत्र में बड़े बदलाव आए हैं। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं लौह इस्पात, चलिए साथियों, अब हम पढ़ रहे हैं लौह इस्पात उद्योगों के बारे में। ठीक है, तो लौह इस्पात उद्योग, ठीक है, देखिए लौह इस्पात उद्योग को हम क्या कहते हैं, आधारभूत उद्योग कहते हैं, क्योंकि ये उद्योग वो वस्तुओं का निर्माण करते हैं, यानी वो मशीनें बनाते हैं जो दूसरा उद्योग इन्हें उपयोग करता है, यानी इसे कोई उपभोक्ता उपयोग नहीं कर सकता, इसीलिए इसको आधारभूत उद्योग भी कहा जाता है, यानी मूलभूत उद्योग भी कहा जाता है। ठीक है, तो इन्हीं को आधारभूत उद्योग कहते हैं। आधारभूत उद्योग क्यों कहते हैं, क्योंकि इनके द्वारा जो वस्तुओं का निर्माण किया जाता है वो दूसरे उद्योगों के लिए एक उत्पादन का आधार तैयार करती हैं। ठीक है, इसीलिए इनको आधारभूत उद्योग कहते हैं। अब देखिए, अब इनको भारी उद्योग भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है भारी उद्योग, क्योंकि इनके द्वारा भारी कच्चे माल का उपयोग किया जाता है, जैसे लौह अयस्क का, और इनके द्वारा जो उत्पादन होता है ना वो भी बड़ा भारी होता है, इसीलिए इसको भारी उद्योग कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि उत्पादन में लौह इस्पात बन के आएगा तो एक भारी वस्तु है। ठीक है, तो इसीलिए इसको भारी उद्योग के नाम से भी जाना जाता है। अब इसमें कार्य क्या किया जाता है, तो जो लौह अयस्क जो जमीन से निकाले गया है, अब वो उस लौह अयस्क को निकाल करके पिघलाया जाता है। इसके लिए कोयला को जलाया जाता है। अब कोयला जला करके जब लौह अयस्क को पिघलाया जाएगा तो पिघलाने के बाद जो लोहा कच्ची मात्रा में निकल करके आएगा, जो कच्ची अवस्था में होगा, तो उसमें मैंगनीज मिलाया जाएगा। क्या मिलाया जाएगा, मैंगनीज मिलाया जाएगा। तो मैंगनीज को मिला करके फिर इस्पात गढ़ा जाता है, यानी इस्पात बनाया जाता है, इसीलिए इनको लौह इस्पात उद्योग कहा जाता है। तो इस्पात बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो इस्पात बनाने के लिए मैंगनीज का उपयोग किया जाता है। ठीक है,
तो ये आपको समझ में आ गया, मैग्नीज का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब इनके क्षेत्रों के बारे में पढ़ते हैं। चलिए, जब तक हम इसे मिटा देते हैं। ठीक है, अब हम इसके क्षेत्र के बारे में जानते हैं। चलिए, तो अब हम क्या जान रहे हैं, लौह इस्पात उद्योग के प्रमुख क्षेत्रों के बारे में जान रहे हैं। देखिए, लौह इस्पात उद्योग के प्रमुख क्षेत्र कहाँ हैं, तो मैंने आपको पहले ही बताया था ज्यादातर उद्योग कहाँ पर स्थापित है, तो कुछ ही गिने चुने देशों में। तो ज्यादातर उद्योग जो है संयुक्त राज्य अमेरिका यानी पीट्सबर्ग में स्थित है, महान झील और अटलांटिक तट में और भी जो आसपास के क्षेत्र वो भी इसमें आते हैं। ठीक है, लेकिन पीट्सबर्ग को क्या कहा जाता है, जंग का कटोरा, ये 1 नंबर में पूछा जाता है। ठीक है ना, अमेरिका के पीट्सबर्ग को क्या कहा जाता है, जंग का कटोरा कहा जाता है। ठीक है, यानी यहाँ बड़ी मात्रा में लौह इस्पात उद्योग स्थापित है और लोहे का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, आगे यूरोप, तो यूरोप में ब्रिटेन का बर्मिंघम, ठीक है, बर्मिंघम और शेफील्ड, ये 2 पूछे जाते हैं। फ्रांस का सेंट एटिनी पूछा जाता है और जर्मनी का ड्यूइसबर्ग डोरेटमोंड, ये 2 ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, इसी के साथ रूस का मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग, ये 2 पूछे जाते हैं। रूस का सेंट पीटर्सबर्ग है और अमेरिका का केवल पीटर्सबर्ग है, तो इस तरीके से नाम में कंफ्यूज मत होना। ऐसे ही एशिया में क्या है, एशिया में जापान का कौन सा, नागासाकी और याकोहामा तथा टोक्यो, और चीन का वुहान सिटी और सांघाई, ये 2 ज्यादा पूछे जाते हैं। ऐसे ही भारत की बात की जाए तो भारत में जमशेदपुर, बोकारो, राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर, विशाखापट्टनम, इसी के साथ साथ भद्रावती और भी बहुत सारे हैं, लेकिन जो कि इंपॉर्टेंट है वो मैंने यहाँ लिखवा दिए कुछ। और ये सारे औद्योगिक क्षेत्र आपको याद रखने हैं और ये पेपर में भरने के लिए आता भी है मैप में। ठीक है ना, तो याद रखना। आगे पढ़ते हैं। चलिए साथियों, हम पढ़ रहे हैं किसके बारे में, सूती वस्त्र उद्योग के बारे में। ठीक है, तो सूती वस्त्र उद्योग क्या है, तो वे उद्योग जो सूती वस्त्र का निर्माण करते हैं, कपास से क्या कर रहे हैं, वो धागा बनाते हैं, धागा बना के फिर कपड़ा बनाते हैं और फिर उससे वस्त्र बनाते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, सूती वस्त्र उद्योग कहते हैं। ठीक है, अब ये सूती वस्त्र उद्योग जो है वो 3 प्रकार से उत्पादन करते हैं। कितने प्रकार से उत्पादन करते हैं, तो 3 प्रकार से करते हैं। तो पहला है इनका हथकरघा उद्योग। हथकरघा और सूती वस्त्र उद्योग कैसे होते हैं, जो हाथ से चलाए जाने वाली मशीनों का उपयोग करते हैं, बहुत छोटे छोटे पुराने उपकरणों को। ठीक है, दूसरा है बिजली करघा, यानी बिजली से चलने वाली मशीनों का उपयोग करते हैं। ठीक है, और तीसरा क्या है, कारखाना। ठीक है, तो ये बड़े बड़े कारखाने होते हैं जहां पे बड़ी बड़ी मशीनें लगी होती हैं और वहां पे सूती वस्त्रों का निर्माण किया जाता है, तो वो कारखाना कहलाता है। ठीक है, हथकरघा समझ में आ गया, बिजली करघा समझ में आ गया, जिसमें बिजली के द्वारा चलने वाली मशीन का उपयोग किया जाता है, हथकरघा में हाथ से चलने वाले उपकरणों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। चलिए, तो क्या है कि सूती वस्त्र उद्योग की समस्याएं क्या क्या हैं, तो सूती वस्त्र उद्योग जो है वो कई सारी समस्याओं का सामना कर रहे हैं, जिसके कारण वो अब धीरे धीरे सिकुड़ते जा रहे हैं। तो पहली समस्या तो उनकी यही है कि कृत्रिम रेशे से उन्हें प्रतिस्पर्धा करनी पड़ रही है। अब ये कृत्रिम रेशा क्या होता है, जो मनुष्य के द्वारा जो फाइबर्स बनाए गए हैं, जैसे कि नायलॉन के कपड़े अब बिक रहे हैं, तो अब ये क्या है, सूती वस्त्र उद्योग से बहुत बड़ी मात्रा में सस्ते होते हैं और दिखने में अच्छे भी लगते हैं। ठीक है, लोग इन्हें ज्यादा खरीदते हैं, तो इसीलिए इनकी प्रतिस्पर्धा क्या है कि अब ये कम बिक रहे हैं सूती वस्त्र उद्योग, ये ज्यादा बिक रहे हैं जो कृत्रिम उत्पाद के, जो कृत्रिम रेशे के कपड़े हैं। तो इसके कारण अब धीरे धीरे सूती वस्त्र उद्योगों का महत्व घटता जा रहा है। ठीक है, दूसरा क्या, कच्चे माल में कमी। अब अच्छी गुणवत्ता की कपास भी इतनी आसानी से नहीं मिलती है। ठीक है ना, क्यों नहीं मिलती है, क्योंकि अब इसका उत्पादन भी धीरे धीरे कम होता जा रहा है। ठीक है ना, तो जिसके कारण से कच्चे माल की कमी होती है इन उद्योगों में और इससे उत्पादन को भी प्रभावित होता है, उत्पादन कम होता है और कपास महंगी हो गई है, जिसके कारण ये सूती वस्त्र उद्योग महंगा हो गया है। ठीक है ना, तो ये भी प्रभाव डालता है। दूसरा क्या है, पुरानी तकनीक। इन उद्योगों में क्या है, पुरानी तकनीक लगी हुई है, जब से ये लगाए गए थे तब से वही तकनीक लगी गई है, वही टेक्नोलॉजी की मशीन है। अब जो नई टेक्नोलॉजी की मशीन के लगाने के लिए पैसा नहीं है, पूंजी का अभाव है, तो जिसके कारण से क्या है कि पुरानी तकनीक से उत्पादन बहुत कम होता है, श्रमिकों की अधिक आवश्यकता होती है, जिससे उत्पादन भी कम हो रहा है क्योंकि पुरानी तकनीक है। ठीक है, अब पुरानी तकनीक रोजगार तो भले ही देती है लेकिन उत्पादन कम कर पाती है, तो जिसके कारण अब ये धीरे धीरे चलन से बाहर हो गई है तकनीक। ठीक है, अब क्या है, आर्थिक समस्या। आर्थिक समस्या क्या है कि अब इनके पास इतना भी पैसा नहीं है कि ये समय पर अपने मजदूरों का वेतन भी चुका सकें। ठीक है, तो वेतन नहीं चुका पाते हैं, तो जिसके कारण कई सारी समस्या उत्पन्न हो जाती हैं। तो श्रमिक क्या करते हैं, फिर इन उद्योगों में काम करने नहीं जाते हैं। ठीक है, जो पुराने लगे हुए थे तो वो भी अब इससे क्या हो गए हैं,
अब उनका भी यहाँ से विश्वास खो गया है कि उनकी सैलरी मिलेगी नहीं मिलेगी। इसी के प्रकार से अगली समस्या क्या है, श्रमिकों की समस्या। अब श्रमिक काम करने नहीं जाते हैं, क्यों नहीं जाते हैं, वेतन नहीं मिलता है। अब जिसके कारण वेतन नहीं मिलता है तो ये हड़तालों पर बैठ जाते हैं, ठीक है ना। और हड़तालों पर बैठ जाते हैं तो उद्योग बंद हो जाता है, उत्पादन ठप्प पड़ जाता है, तो थोड़ा बहुत काम आ रहा था वो भी बंद हो जाता है। तो ये बहुत बड़ी समस्या बन चुका है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। चलिए साथियों, अब हम पढ़ने जा रहे हैं एक बेहतरीन सा टॉपिक है ये वाला। इस टॉपिक में क्या है, उद्योगों की उपस्थिति, उद्योगों की स्थिति या उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये 5 नंबर तक आता भी है पेपर में, ठीक है ना। तो इसको बड़े अच्छे से पढ़ना और ध्यान रखना, और अगर सुन लिया अच्छे से तो इसको बड़े आराम से आप अपने चैप्टर में, यानी अपना जो आप क्वेश्चन आएगा पेपर में, आप आराम से लिख सकोगे। देखिए जरा, पहला क्या है कि भौतिक कारक है, और दूसरा है मानवीय कारक जो कि मानव जनित होते हैं, मानव से संबंधित है, और दूसरा पर्यावरण से यानी उसके वातावरण से संबंधित है। तो पहला क्या है, कच्चे माल की उपलब्धता। कच्चे माल की उपलब्धता क्या है, कच्चे माल, चलिए तो कच्चा माल क्या है, कच्चे माल की उपलब्धता। तो वो कोई भी उद्योग है वो तभी लगाया जाता है जब किसी उसी क्षेत्र में लगाया जाएगा जहां पर बड़ी मात्रा में और सस्ता कच्चा माल उपलब्ध हो, यानी कच्चा माल सस्ता भी हो, बड़ी मात्रा में यानी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो और आसानी से मिल जाए, तो वहां पर उद्योगों की स्थापना की जा सकती है। दूसरा क्या है, अनुकूल जलवायु। अब मान लीजिए कोई ऐसा उद्योग है जैसे फार्मेसी की इंडस्ट्री है, अब वो ज्यादा गर्म इलाके में नहीं लगाई जा सकती और ना ही ज्यादा ठंडे क्षेत्र में लगाई जा सकती है। क्यों, उस उद्योग में रोजगार के लिए लोग भी तो चाहिए और फिर उसके प्रोडक्ट को रखने की भी वो चाहिए। तो अनुकूल जलवायु यानी जिन क्षेत्रों के अनुकूल, जैसे चमड़ा उद्योग है तो वो उन्हीं क्षेत्रों में लगाया जाएगा जहां पर ये पशु आसानी से मिल जाएं, ठीक है ना, और पशुओं का मार्केट हो। तो अनुकूल जलवायु क्या है, वो किसी भी क्षेत्र की जलवायु उद्योगों को प्रभावित कैसे कर रही है। मान लीजिए कि एक उद्योग ऐसा है जो कि ऐसी वस्तुओं का निर्माण करता है जहां उन्हें शीत प्रदेशों की आवश्यकता पड़े, जैसे कोई फार्मेसी, तो फार्मेसी लगा दी गई, तो फार्मेसी ऐसी होती है, कई दवाइयों का निर्माण ऐसा करती हैं जो कि अधिक तापमान पर बेकार हो जाती हैं। तो ऐसे में ठंडी जलवायु वाले क्षेत्र में लगाया जाएगा, तो जलवायु के अनुकूल ही फैक्ट्रियां या उद्योग लगाए जाते हैं। अगला है जल की उपलब्धता। हर उद्योग में जल बड़ी मात्रा में उपयोग किया जाता है, साफ सफाई से लेकर के सभी पीने तक सभी कार्य ज्यादातर जल की आवश्यकता होती है सभी कार्यों में, इसीलिए जल की उपलब्धता ज्यादा और आसानी से उपलब्ध होती है, तो कह सकते हैं कि वहां उद्योग लगाया जा सकता है, ठीक है। शक्ति के साधन यानी बिजली यानी किसी भी उद्योग में उत्पादन करने से लेकर मशीनों से चलाने से लेकर रोशनी करने के लिए भी शक्ति के साधनों की आवश्यकता पड़ती है, यानी बिजली की आवश्यकता पड़ती है। इसीलिए बिजली जहां सस्ते दामों पर उपलब्ध होती है वहां पर उद्योग लगाया जा सकता है, और 24 घंटे बिजली मिलनी चाहिए, ठीक है। आगे तो मानवीय कारकों में क्या, पहला श्रम तथा पूंजी। तो जहां सस्ता श्रम उपलब्ध होता है ना, और सस्ते मजदूर मिल जाते हैं, स्किल्ड लेबर मिलता है, तो वहां पर उद्योग क्या किया जाता है, स्थापित किया जा सकता है, और इन उद्योगों को लगाने के लिए अधिक पूंजी की आवश्यकता पड़ती है। तो इस पूंजी को क्यों लगाया जाता है, ताकि यहां से उत्पादन ज्यादा हो और लाभ कमाया जा सके, तभी पूंजी इन्वेस्ट की जाती है। आगे परिवहन के साधन। तो जिन क्षेत्रों में परिवहन की बेहतर व्यवस्था होती है, परिवहन का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा तैयार होता है, बाजार तक सड़कें से जुड़ा होता है, रेलगाड़ियों से जुड़ा होता है, तो परिवहन की जहां बढ़िया सुविधा होती है वहां पर उद्योग लगाए जाते हैं। अगला है बाजार। तो बाजार में जो माल तैयार किया गया है उसे बेचने के लिए एक बड़ा विशाल बाजार चाहिए। तो जहां पर विशाल बाजार होता है और बाजार में उस उत्पादन की क्या होती है, उस उत्पाद किया गया है, जो भी वस्तु का बनाया गया है, उस वस्तु की मांग भी होनी चाहिए बाजार में। तो इसीलिए उद्योग बाजारों के पास में लगाए जाते हैं ताकि जल्दी से उत्पादन को बाजार तक पहुंचाया जा सके। सरकारी नीति उद्योगों को बढ़ावा देने वाली होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए सरकारी नीति, उद्योगों को बढ़ावा देने वाली, कि इंडस्ट्री लगाइए, हम आपको बिजली में कटौती देंगे, है ना, हम सस्ती बिजली देंगे, है ना, जमीन सस्ती दर पे उपलब्ध करवाएंगे। तो सरकार की नीति ऐसी उद्योगों को बढ़ावा देने वाली होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सभी कारक आपको समझ में आ गए होंगे उम्मीद करते हैं, और इसको अच्छे से तैयार करने
लीजिए और आप एक्सपीरियंस इंस्टीट्यूट से जुड़े रहिए। वीडियो पसंद आती है तो उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, ठीक है। जो अपने मित्रों के साथ शेयर कर सकते हो आप इस वीडियो को। और इसी के साथ साथ अब अगर मान लीजिए कि आप इस वीडियो को आपके लिए उपलब्ध नहीं है, यानी कि आप 12th क्लास की ज्योग्राफी नहीं है आपके पास 12th क्लास में, तो आप अपने उस व्यक्ति तक, उस स्टूडेंट तक पहुंचा सकते हो, उस साथी तक पहुंचा सकते हो जो इस वक्त क्लास 12th में ज्योग्राफी पढ़ रहा है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, उसका लाभ होगा, ठीक है, और वो हमसे जुड़ा रहेगा। हम इतनी मेहनत आपके लिए कर रहे हैं तो इसका अफोर्ड्स हमें बहुत कम मिल रहा है, ठीक है ना। तो हम चाहते हैं कि आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके हमारे को एक बार और अप्रिशिएट करें, ताकि हम और बेहतरीन तरीके से कंटेंट लेकर के आए और आपके लिए हम एक तरीके से हमेशा तैयार रहे, हर हमेशा एक बढ़िया कंटेंट प्रोवाइड कराएं। क्योंकि आप जब हमारे साथ सब्सक्राइब करके, लाइक करके जुड़ते हो तो इससे होता क्या है कि हमें एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है कि हाँ, कि हम कुछ अच्छा कर रहे हैं, ठीक है। तो जब हमें लगता है कि हम कुछ अच्छा कर रहे हैं तो हम उसको और भी बेहतर करने की सोचते हैं। तो इसीलिए आप हमसे जुड़े रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है साथियों। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। तो छोटों को प्यार दें, बड़ों का सम्मान करें और अपना व्यक्तित्व ऐसा बनाएं कि देश को आप पर गर्व महसूस हो। जय हिंद, जय भारत।